कौन कर रहा है? तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम के कारकुन के घर पर छापा और एक रुकने असेंबली सामने। मामला बड़ा गंभीर है, हुआ क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को ही लापता करना शुरू कर दिया है? एक बड़ी कहानी जो सबूत के साथ मिल चुकी है। फैसल रजा आब्दी को जहर किसने दिया? आज की तहलका अंगेज खबर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मना कर दिया कि हम मुस्तफा कमाल के साथ नहीं है, उनके मौक़िफ़ के साथ नहीं है। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई है? बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। कौन कर रहा है ये साजिश? किसकी मां को उठाया गया और किसका बहनोई कराची से गिरफ्तार हुआ है? एक सनसनीखेज रिपोर्ट आज शामिल करेंगे। तैयारी पकड़ लीजिए और बहुत बड़ी और अहम खबरें आज आपके सामने रखने वाला हूं। कराची से लंदन तक और लंदन से इस्लामाबाद तक जो कुछ हुआ है वो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो बेबाक होकर और डरे बगैर किसी खौफ के झिझकिएगा नहीं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से। पहली और बड़ी और तहलका अंगेज खबर यह है कि एक बार फिर एमक्यूएम में स्प्लिट यानी कि टुकड़े ज्यादा ही हो गए। और टुकड़े क्यों हुए इसकी बड़ी वजह मैं बताता हूं कि कल एक ऐलान किया गया था कि मुस्तफा कमाल साहब यानी कि पीएसपी नहीं सॉरी उस मैसेज में था कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा जो है वो एक तमाम सीओसी मेंबरान तमाम जिम्मेदारान को उन्होंने बुलाने का एक दावतनामा बहादुराबाद के मरकज पर दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद, फारूक सत्तार साहब कहीं और पर मौजूद, और मामला यह हुआ कि 5 बजे तक उनके इस मैसेज के बावजूद भी सिवाय पीएसपी के कारकुनान से वाज़ेह रहे कि इस मीटिंग के लिए तमाम सीओसी मेंबरान, तमाम टाउन के इंचार्जेस और सेक्टर इंचार्जेस, ज्वाइंट इंचार्जेस को इनवाइट किया गया था। लेकिन हुआ ये कि मगरिब की नमाज तक ये इजलास शुरू नहीं हो सका और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कोई भी जिम्मेदारान, कोई भी सीओसी मेंबर उस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं हुआ। तो वाज़ेह तौर पर यह नजर आया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर यहां पर अपने आप को अलहदा रखा है और मुस्तफा कमाल साहब के यहां पर कोई भी नहीं गया। हैरत अंगेज तौर पर आमतौर पर हफ्ते और इतवार के दिन अनीस कायम खानी साहब हैदराबाद जाते हैं, लेकिन आज देखा यह गया कि वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए थे और अनीस कायम खानी साहब आज कराची में मौजूद थे। वाज़ेह तकसीम और वाज़ेह फार्मूला आपको सामने नजर आ रहा होगा, मगर बात यहां तक नहीं रुकी है बल्कि उससे भी ज्यादा गंभीर मामला हो गया है और एक एमक्यूएम के कारकुन के घर पर छापा पड़ा और उस छापे के बाद उसके पीछे हाथ कौन आते और किस एमपीए की मुदाखलत हुई है ये उससे भी बड़ी खबर दूंगा। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर भी दूंगा कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर हमारे पास आई है, वो भी प्रोग्राम में शामिल रखना है। लेकिन मगर उससे पहले बात यह है दोस्तों कि कल मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और ब्रेकिंग न्यूज मैंने दी थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा को लापता करने और अगवा करने के अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुलविस है और कराची के इलाके में किसे अगवा किया गया? तो आइए दिल थाम लीजिए, मैं आपको वो देने वाला हूं बड़ी अहम कहानी और उसके बाद बाकी तमाम तफसीलात। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा और पूछा कि आखिर पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा को उठाया गया और किस तरीके से उठाया गया और किसने उठाया और किसका नाम आ रहा है। तो आइए तफसीलात देता हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें, ये जो मैं आपको तस्वीरें बहुत सारी दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये तस्वीरें नजर आएगी नजीब अहमद की, जो कि पीएसएफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा तस्वुर किए जाते थे। इनके साथ एक और साहब होते थे कि जब नजीब का वाकया रोनुमा हुआ था तो उसके बाद पीएसएफ की सदारत जिस शख्स के पास आई थी उसका नाम था अकील अहमद, जो इस तस्वीरों में मौजूद है। और अब कहानी शुरू होती है इसी अकील खान या अकील अहमद से कहानी शुरू होती है। मेरा नाम आफ्ताब अली खान है। मैं साबिक नायब सदर
PSF कराची डिवीजन का नजीब शहीद की काबीना का नायब सदर हूँ। हुआ ये कि 30 जनवरी को यानी कि इसी अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते पहले ये साहब नमाज पढ़ने के लिए ड्रिग रोड के पास अपने घर से जैसे ही बाहर निकले, उन्हें उठा लिया गया, लापता हो गए और लेने के लिए आई थी बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियां। आपको सबूत चाहिए था, तो आइए मैं आपको उनकी जबानी सुनवाता हूं कि क्या मामला हुआ। 30 तारीख को जुमे के दिन मगरिब के वक्त मेरे घर के पास नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तो मुझे अगवा किया गया। एक काला डाला ब्लैक वीगो में कुछ यूनिफॉर्म में मौजूद थे लोग, साथ खड़े थे और कुछ सिविलियंस में थे। अच्छा जनाबे वाला, पहले इन्हें उठाकर ले गए और पहले कहा गया कि हमारे मुख्तलिफ इदारों के साथ ताल्लुकात है, लेकिन जब 1 घंटे तक इनकी गाड़ी को घुमाया जाता रहा और जब इन्हें वहां पर रखा गया और जब उनके आंखों की पट्टियां हटी हैं, तो वो क्या देखते हैं ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनकी जबानी सुनिए कि मामला क्या था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाया और डाले में फेंका और आंखें बंद की, चेहरा बंद किया और 1 घंटे की ड्राइव के बाद मुझे कहीं उतारा गया। वहाँ मुझे बाद में पता चला कि केमाड़ी लाए गए थे और वहाँ पे मुझ पर मुसलसल तशद्दुद किया गया। 2 दिन तक इन्हें कैद रखा जाता है। उसके बाद इनके साथ अजीब उनके सारे ATM कार्ड से पैसे निकलवाए जाते हैं और उनके तमाम कागजात को लिया जाता है। इल्जाम ये आयद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केमाड़ी के जो सेक्रेटरी जनरल है हबीब जदून साहब के खिलाफ। वहां मुझे मालूम हुआ कि ये एजेंसी के लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब जदून जो जनरल सेक्रेटरी केमाड़ी है उसके लोग हैं और साथ में वकार और तारिक जदून ये 2 भाई हैं। जब हमने इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल की, अब जरा सुनिएगा और गौर सुनिएगा ये क्या कहने कि इनका मसला क्या था। उसके बाद मैं आपको हबीब जदून का भी मामला सुनाता हूं कि क्या मामला हुआ है, जरा सुनिए। इनका कोई लेन देन का मामला था किसी मेरे जानने वाले के साथ, जो मैंने इनको कहा था कि तस्फिया कराऊंगा और इनके इस मसले को हल कराऊंगा, तो वो कहते हैं कि आपने तस्फिया कराया था, लिहाजा आप ये नुकसान आप हमें पूरा करें क्योंकि आप ये नहीं करा सकते। तो आपने ये भी सुन लिया। तो जनाबे वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर लाकानूनियत की इंतहा देखिए कि एक साहब चाहे जिसका कोई भी मसला हो, रियासत के ऊपर एक रियासत बनती है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को अगवा किया जाता है और उसके बाद उसका तस्फिया करवाया जाता है। अब इस हवाले से हमें इतलात ये मिली और जब हमारा राब्ते हुए और जो हमने राब्तों की कोशिश की, उसमें जदून साहब का मौकिफ ये कि इसे उठाने के चक्कर में मैं शामिल नहीं था, बल्कि इनको उठाने के चक्कर में वकार जदून और उसका भाई शामिल था और उनके मुताबिक मामला ये था कि इनके दरमियान मामला बहुत अरसे से चल रहा था। अच्छा, अब ये वकार जदून कौन है? बेसिकली इनका ताल्लुक सवात से, और ये सवात के अंदर असद कैसर के रिश्तेदार तस्वुर किए जाते हैं। ये वही अशखास है कि जो 26 नवंबर के वाकयात रोनुमा हुए थे उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया था और ये तहरीक इंसाफ के जायहाज कारकुनान कहलाते हैं। लड़ाई है सवात और इस्लामाबाद की, लड़ी जाती है कराची के अंदर। कराची के अंदर उन्हें उठाया जाता है। जदून साहब जो है यानी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मौकिफ ये है कि ये उठवाया हमने नहीं था, बल्कि उन्हें उठाया गया था और हमने तो सिर्फ इस मामले का तस्फिया किया है, यानी कि हल किया है। जबकि जो इनकी मुखालिफ पार्टी है, यानी कि जिन साहब को अगवा किया गया था, वो अगवाकारों में जदून साहब का भी नाम ले रहे, यानी कि उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का भी नाम ले रहे और उनका भी ले रहे। तो दूसरी तरफ का मौकिफ ये कि जनाब हमने तो सिर्फ ये तस्फिया करवाया, इनका मामला बहुत पुराने चल रहे थे। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हो या ना हो, कराची शहर के अंदर एक माफिया राज है कि यानी कि हुकूमत मौजूद है, उस हुकूमत के अंदर से ही किसी को उठाया जाता है और उठाकर कोई लेकर जाता है, 2 दिन तक अपने पास रखता है और उसकी FIR तक भी दर्ज नहीं होती है और उसकी FIR तक भी दर्ज नहीं होती है। और दूसरी तरफ अगर जदून साहब को यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को यह बात मालूम थी केमाड़ी के कि जनाबे वाला इस शख्स को अगवा कर यहां पर लाया गया है, तो उनका कानूनी फर्ज ये बनता था कि हुक्मरान जमात के ओहदेदार होने के नाते वो जाते अदालत में, वो जाते पुलिस के हवाले करते और कहते जनाब ये वाकया रुनुमा हुआ है। मगर हुआ ये कि वहां पर एक जरगा होता है कराची के अंदर और उन साहब की तमाम जगहों पर ताले डाल दिए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है कि वापस मुड़कर मत देखना। ये सुलूक तो हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान के साथ अगर किसी और के साथ हो ये मामला, तो आप सोच सकते हैं कि इस शहर में ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ। और हुआ यह है कि मेरी जादूगरनी के मुताबिक 3 दिन पहले कराची के इलाके एफबी एरिया के अंदर एमक्यूएम के एक कारकुन के घर पर कोई छापा पड़ने की इतलात मौसूल हुई। ये मैं आपको दे रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। यह खबर आपको अभी तक कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको दे रहा हूं। वहां पर एक एमपी है जिनका नाम है बिल्किस मुख्तियार साहिबा। बिल्किस मुख्तियार साहिबा वहां पर पहुंचती है और उस स्पॉट पर पहुंचती है और पूछने की कोशिश करती है कि जनाबे वाला आखिर किस जुर्म में इन्हें गिरफ्तार या इनके घर पर छापा मारा जा रहा है या इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है या इनके बारे में मालूमात ली जा रही है। बहरहाल वो गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, वो लोग चले भी जाते हैं। जो लोग भी आए थे वो फिर कह देते हैं कि जनाब कोई गलती हो गई थी और किसी गलत फहमी की बुनियाद पर ये सारा मामला हुआ है। मगर इस हवाले से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये छापे तो हमने पड़वाए, मतलब एक्सवाइजेड किसी ने ये दावे करना शुरू कर दिए थे। तो खैर अब इस हवाले से एक कशीदगी पाई जाती है कि आखिर ये तो बात समझ में आ रही थी कि 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घर पर छापे पड़ रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये सारे मामला को देख रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि हम अमन व अमान के हवाले से देख रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम के कारकुनान, और एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, एमक्यूएम लंदन की बात नहीं कर रहा। एमक्यूएम लंदन के घरों पर अगर हो रहा हो तो एक वो माना जा सकता है कि जनाब उनके मामला इस वक्त हुकूमतों के साथ या रियासत के साथ या मुख्तलिफ हलकों के साथ ठीक नहीं है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन के घर पर इस हवाले से छापे के बाद फिर कई मीटिंगें हुई, फिर कई मामलात हुए, फिर कई टेलीफोन कॉल्स चली हैं और उसमें कई नए पंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो चुके हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं अपनी बाकायदा एक मजबूत जादूगरनी के मुताबिक कि जनाब ये सूरत हाल हुई है। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन आपकी तबीयत पर भी आते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर भी आई है और एक और बड़ी खबर आई है कि जनाब एक बड़े मारूफ, आप उन्हें एंकर कह दीजिए, सियासतदान कह दीजिए, बिजनेस कम्युनिटी के कह दीजिए, पता नहीं क्या, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा कह दीजिए, मगर उनका नाम है फैसल रजा आब्दी। फैसल रजा आब्दी ने एक दावा किया है और बड़ा ही अहम दावा किया है। फैसल रजा आब्दी ने यह दावा किया है कि मुझे जहर देने की कोशिश की गई थी और मुझे कैद में रखा था। अब आप सोच रहे होंगे फैसल रजा आब्दी को तो कैद में, ज़ाहिर है पहले इमरान खान साहब के दौर में वो कैद में थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें जेल के अंदर जहर देने की कोशिश की गई है, यानी कि उन्हें जहर देने की कोशिश की और उन्होंने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर यह कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो दरहकीकत इमरान खान साहब की हुकूमत पर ये इल्जाम आयद करते हैं कि उन्हें दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आज इमरान खान अगर जेल में है तो ये मकाफात अमल है कि उन्होंने दूसरों को डाला तो डाला। अब इस बात की तहकीक होनी चाहिए, इस बात की तफ्तीश होनी चाहिए, इस बारे को जरा कुरेदना चाहिए कि क्या वाकई में फैसल रजा आब्दी साहब ये दुरुस्त बात कह रहे हैं कि उन्हें जेल में जहर देने की कोशिश की गई थी। तो अगर जहर देने की कोशिश की गई थी तो सवाल ये बनता है किसने की थी, क्यों की थी। अगर वो इमरान खान की हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर मामला है क्या। क्या वाकई में फैसल रजा आब्दी साहब इस वक्त एक अपनी हेडलाइंस के लिए बात कर रहे हैं या फिर उनके वाकई उसमें हकाइक और उनके पास कुछ शवाहिद मौजूद है और वो दबंग अंदाज में अपने शवाहिद देंगे। मुझे मेरा ख्याल है कि उन्हें बाकायदा जो पुलिस के पास या अदालत के अंदर जाकर इसकी एक कोई दरख्वास्त देनी चाहिए और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि इतना बड़ा दावा और इतना बड़ा इल्जाम अगर वो इमरान खान साहब पर आयद करते हैं तो फिर उसकी वजह क्या है। एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जनाब कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मेरे पास आई है एक्सक्लूसिव खबर, और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि जनाबे वाला इस वक्त कराची शहर के अंदर जो वफाक के तर्जुमान हैं उनका नाम जो है वो बड़ा अहम है और उन्होंने जो है वो हमसे पर्सनल एक गुफ्तगू की है, मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी अहम आपको इतलात में देने वाला हूं। नवाज अंसारी साहब इस वक्त खलीकुज़्ज़मा नवाज खलीक अंसारी साहब, पूरा नाम इनका ही है, ये सब वफाक के तर्जुमान है सिंध के अंदर और कराची के अंदर और साथ साथ ये इस वक्त आपको तमाम टीवी चैनल्स के अंदर नजर भी आ रहे होंगे जो मौजूदा हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमने इनसे गुफ्तगू की और हमने इनसे कहा कि जनाब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हुआ क्या मामला जरा सुनिएगा। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आपकी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए।
تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس وقت یہ منصوبہ کہیں پر بھی زیر غور نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے جادوگرنی کو بھیجا ان کے پاس، ٹیلی فون نمبر حاصل کیا اور ہم نے کی ان کو کال، اور ہم نے پوچھا کہ اسٹیٹس کیا ہے، کہ کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ایم کیو ایم نے صرف ایک پریس کانفرنس کر ایک پولیٹیکل یعنی مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ صرف ایک پولیٹیکل اینگل تھا، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ نہ ہی مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے نہ ہی ایم کیو ایم کی طرف سے وفاق کو کوئی درخواست موصول ہوئی ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی بل سامنے آیا ہے، نہ ہی اسی حوالے سے وفاق کے اندر موجود اعلیٰ حکام کے درمیان یہ ٹاپک اس وقت ڈسکشن میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جتنا بھی معاملات ہو رہا ہے یا جو بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی تجویز نہ ابھی آئی ہے نہ پہلے آئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب یہ زیر غور نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کیا یہ ایک پولیٹیکل اینگل تھا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ایک پولیٹیکلی ان کی طرف سے ایک تھا، اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی اینگل دے۔ تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے یہ بات ضرور کہی گئی تھی، پھر کچھ بینرز بھی لگے تھے، لیکن ابھی تک کوئی درخواست یا کوئی اپلیکیشن یا کوئی بل یا کوئی اور ڈسکشن کے لیے کوئی مواد ابھی تک وفاق کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ اس وقت ایم کیو ایم کی اتحادی جماعت یا ایم کیو ایم جس کے ساتھ اتحاد میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے سندھ کے اندر ترجمان یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب اس حوالے سے کوئی بھی موومنٹ یا چیزیں سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں، اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے اس کی گونج اب کراچی کے اندر بھی محسوس کی جا رہی ہے، جہاں پر یہاں پر بہت ساری جماعتوں نے اور خاص طور پر کراچی کے کئی علاقوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے دھرنے دیے تھے، مگر اس کے علاوہ بھی ایک کام ہوا ہے۔ جو شخص وہاں پر خودکش حملے میں ملوث تھا اس کی والدہ اسلام آباد کے اندر موجود تھی اور پھر اس کا خاندان نوشیرہ کے اندر موجود تھا، مگر ہمارے پاس ایک بڑی اہم اطلاع ہے اور میں آپ کو جادوگرنی کے حوالے سے بڑی اہم خبر دے رہا ہوں۔ جس شخص کا نے وہاں پر خودکش حملہ کیا تھا اس کا ایک رابطہ کراچی کے اندر موجود اس کے بہنوئی کے ساتھ بھی تھا۔ کراچی میں آج اس کے بہنوئی کو رات گئے حراست میں لیا گیا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق اس وقت بھی وہ حراست کے اندر موجود ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا اس کی کڑیاں اب کراچی کے اندر کہیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے، یعنی کہ یہ جو خودکش حملہ آور اور پھر اس طریقے کے حملوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں یہ پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور وہ نہ صرف افغانستان، وہ نہ صرف قبائلی علاقوں، نہ صرف پشاور، نہ صرف نوشیرہ، اسلام آباد اور کراچی تک ان کی جڑیں موجود ہے۔ اسی لیے شاید یہاں سے اتنی بڑی گرفتاری کی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کراچی کی گرفتاری کا حوال بتا رہا ہوں کہ جو کراچی سے گرفتاری ہوئی ہے۔ خیر اب اس میں مزید معلومات اور مزید چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہے، جس طریقے سے مزید چیزیں ہمارے سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 8 تاریخ کو تحریک انصاف نے ہڑتال کی کال دی، اور اب بھی میں نے آپ سے جس طریقے سے کہا کہ کراچی میں تحریک انصاف کے کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 8 تاریخ کو ویسے کیونکہ اتوار کا دن ہے، بڑی مارکیٹس یوں ہی بند ہوگی، کاروباری بڑے مراکز بند ہوں گے، چھوٹی دکانیں کھلی ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چھوٹی دکانوں پر تحریک انصاف کی ہڑتال کا یا بند کا اثر کتنا ہوتا ہے اور کس حد تک وہ اس معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ خیر ابھی تک کی اتنی خبریں، مزید خبریں ہم آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر دیں گے۔ کچھ اور تہلکہ انگیز خبریں ہمارے پاس موجود ہیں جو اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ یاد دیجیے گا، اللہ نے کے بعد